अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। अल कादिर ट्रस्ट केस में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द डेट वाज 23 दिसंबर जब फैसला महफूज किया गया। फिर उसके बाद वो सुनाया जाना था। तीन दफ़ा मौखर हुआ फैसला। अब चूंकि कल की तारीख है उसकी और उस पर वज़ीर दिफा साहब ने आके ये कह दिया कि कल अदालत फैसला सुना देगी। ये तो ऐन मौके पे पता चलता होता है। वैसे अदालत पिछली 2 दफ़ा भी यही था कि अब सुना देगी फैसला, लेकिन वो डिले हो जाता था हर दफ़ा। नॉनदलेस तहरीक इंसाफ को भी यही लग रहा है कि कल फैसला सुना दिया जाएगा। एक बड़ा अजीब सा सीन है। अजीब सा मतलब ये है कि ये पहले कभी देखा नहीं है कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है। वो बार बार जब मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, उनकी पार्टी लीडर्स की, तो वो अंदर से बाहर आके बताते हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं कि सज़ा सुनाएं इस केस के अंदर। और देर किस चीज़ की जा रही है? मुझ पर दबाव डालने के लिए इसको मौखर किया गया बार बार। खुदा जाने अब उसमें हकीकत क्या है, लेकिन ये मंजर पहली दफ़ा देखा है कि खुद कोई मुंतज़र है कि मुझे आप सज़ा सुनाएं और दूसरी तरफ से थोड़ी सी जिस भी वजह से लेकिन ताख़ीर हो रही है। उसके अलावा जो पिछली जो मीटिंग हुई थी इस कमेटी की जो आपस में मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत और तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ये तय किया कि एक तफसीली मुलाकात इमरान खान से अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवाई जाएगी तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की, लेकिन वो नहीं हो सकी। आज बिलाखिर वो मुलाकात हो गई। इसके बावजूद कि एक कंट्रोल्ड माहौल में ही हुई, लेकिन वो बाहर आकर अगेन उसमें तहरीक इंसाफ की कमेटी ने क्लियरली बता दिया कि अभी भी उनके सिर्फ 2 मुतालबात हैं। वन वही 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन, और उसके अलावा असीरान की रिहाई। ये कमेटी मीटिंग में भी डिस्कस हो चुका है सब मामला। हमारे साथ उमैर न्याजी साहब और राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, PTI मिलन्स लीडर्स रिस्पेक्टिवली। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं राना साहब मैं आपसे स्टार्ट ये करना चाहूँगा, ये कितना को मुश्किल मुतालबा है? अगर क्लैरिटी आ जाए, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बन जाए, सजाएं और अदालतों के अंदर तो मामला चल ही रहे हैं, और फिर 26 नवंबर का जो कहा जा रहा है उस पर भी एक जुडिशल कमीशन बन जाए। और आज तो ये भी नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस के अंडर बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर बना दिया जाए। तो हुकूमत अगर ये कर दे, जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही बनना है, बल्कि वो सेक्रेटरी साहब ने लिखना है और कमीशन बन जाएगा और अदालत जजेस अपॉइंट कर देगी। क्यों नहीं कर रही हुकूमत ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप फॉरवर्ड है। जो हुकूमत की एक कमिटमेंट थी कि उनकी मुलाकात खान साहब की जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, उसकी मुलाकात करानी है खान साहब के साथ, तो वो कमिटमेंट पूरी हो गई, जो कि सीरियसनेस शो करती है हुकूमत के नेगोशिएशंस करने की या इन मुज़ाकरात को कामयाब करने की। तो मेरे ख्याल से अब जो है वो जो तीसरी नशिस्त है उसकी राह जो है वो हमवार हो गई है। और जहाँ तक आपका स्पेसिफिक सवाल है जुडिशल कमीशन के हवाले से, मैं इसको बिल्कुल रद्द भी नहीं करूँगा और इसको जो है मैं एग्री भी नहीं करूँगा। मैं अपना आपको, क्योंकि ये मैंडेट जो है वो मुज़ाकराती कमेटी का है, मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि देखें, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट अगर इनके खिलाफ आ गई तो ये कहेंगे ये गलत बनी है और फिर वो उसमें नुक्स निकालेंगे। फिर इसमें एक और पहलू है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो है एज एविडेंस अदालतों में नहीं पेश हो सकती। अदालतें अपनी एविडेंस जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको व्यू करती हैं। तो दुनिया भर में जुडिशल कमीशंस का कोई रिवाज नहीं होता। जो एक आपका क्रिमिनल ऑफेंस हो तो वो अदालत में एविडेंस पेश होती है और उसके ऊपर जो है वो सज़ा या रिलीफ मिलती है। बहरहाल ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये मुतालबा जो है मुज़ाकराती कमेटी इससे एग्री कर ले। और लेकिन वो साहब, हमारी तरह की अदालतों का रिवाज भी तो दुनिया भर में नहीं ना होता। जिस तरह से मतलब 24-24 घंटे लगा के जज साहब बैठे हुए हैं, वो सो भी बेचारे वहीं पे रहे हैं, फिर रात गए देर फैसला आ रहा है, ये रिवाज भी तो दुनिया में नहीं ना होते। देखिए, ये जुडिशल कमीशन जो है वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, अदालतों के फैसले मुख्तलिफ आ सकते हैं। तो ये जहां इनका ये ख्याल है कि जुडिशल कमीशन आएगा और जुडिशल कमीशन बिल्कुल क्लैरिटी ले आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी एक प्रिजम्पशन है और ये हो सकता है वो और कंफ्यूजन फैला दे, PTI के लिए नुकसानदेह हो। लेकिन मैं इसका जो हाँ, वे फॉरवर्ड है, मुज़ाकरात में इनकी डिमांड है, कबूल होगी जाएगी तो एक आप तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये मैंडेट मुज़ाकराती कमेटी का है जिसमें डिफरेंट पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है, तो एक अच्छी कंसल्टेशन हो जाएगी। और जो अच्छी बात है वो ये है कि मुज़ाकरात बढ़ रहे हैं। राना साहब, आप सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा एक बड़ा वफ्द जो है वो बांग्लादेश इस वक्त जा पहुँचा है आतिफ इकराम शेख की क़यादत में। तो आप तो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर तिजारत और सनत हैं, आपके इल्म में सारी बात होती है। हुकूमत इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवा रही है? क्या कोई नई चीज़ आ रही है बांग्लादेश से?
देखिए, हुकूमत जो है वो बांग्लादेश के हवाले से उनके साथ एक जॉइंट वर्किंग टास्क फोर्स बन चुका है, जिसके ऊपर इस चीज़ का जो है तयन हो रहा है कि किन किन एरियाज़ के अंदर हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, और क्या क्या हमें कोई अगर पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, जिस तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है या म्यूचुअल ट्रेड के अंदर कोई हमने रिलीफ देनी है तो वो कहाँ कहाँ हम दें, अगर कोई बैरियर्स टू एंट्री हैं तो उनको हम दूर किया जाए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और जो तिजारत हमारे डायरेक्ट नहीं होती थी, वो एक तो पहली बात ये डायरेक्ट होगी। ये तो आपस में जो शिप्स हैं वो सामान, कमोडिटीज़ और चीज़ों को उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। दूसरा जो पहलू मैंने आपको जिक्र किए, वो हमारी B2B अभी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी गई हुई है, वो भी देख रही है कि कहाँ हम लोग तावन को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट भी फिगर आउट कर रही है कि हम एक दूसरे के साथ तजारत किस तरह से उसको एनहांस कर सकते हैं। राणा साहब, आप फरमाते हैं, खुद कहते हैं कि कौन सियासी कैदी है और कैदियों की रिहाई से पहले इसका फैसला होना है, ये आप फरमाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी बात ये तस्लीम कर लूँ तो बानी PTI जो है वो तो अदालतों पर या हुकूमत पर एतबार तो नहीं करते, तो फिर ये फैसला कब, कहाँ और कैसे होगा कि ये सियासी कैदी है, इसको छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना। असीरा ने कैदी का मुतालबा, कमीशन भी, आप जुडिशल कमीशन की बातें भी चल रही हैं, तो या क्या मेरे मुल्क में ये लड़ाई चलती रहेगी राणा साहब? देखिए, सियासी कैदी तो देखें, या तो किसी को बेबुनियाद कोई केस कोई मफरूजे पे बना हो और उसको जेल में रखा हो तो वो सियासी कैदी है, या उसके ऊपर FIR ना कटी हो और उसको बिला वजह हिरासत में लिया हो किसी काले कानून के तहत। तो ये चीज़ें तो देखें, ये हमने नहीं साबित करनी, ये PTI ने हमें जो है ऐसी लिस्ट फराहम करनी है उस जवाज़ के साथ कि इस बेसिस के ऊपर ये आदमी या फलाना आदमी जो है वो सियासी कैदी है, और फिर हमने उसको देखना है। अगर एक आदमी जिसके खिलाफ FIR कटी हुई है और उसका अदालती जो मामला है वो ठीक चल रहा है, तो वो तो सियासी कैदी नहीं होगा ना। ये तो साबित PTI को करना है कि वो सियासी कैदी किसको कह रहे हैं। एक बात का जवाब दीजिए। मैं इस सियासी कैदी के बारे अर्ज कर देता हूँ। नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस बने, खासतौर पर पैनामा केस की चले हम बात करते हैं, आपकी पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि वो सियासी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, दैट वाज अ बोगस केस, ऐसा ही है ना? जी जी। और उसमें जो सजा थी वो कि तनख्वाह यहां से आई, वो रिसीवेबल थी, ड्रॉ नहीं की, टेक्निकल नॉकआउट था ना सर वो? जी जी बिल्कुल। तो सर, तोशाखाना 1 में और तोशाखाना 2 केस में जिसमें इस वक्त इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, पहले वाले में भी टेक्निकल नॉकआउट था कि इस खाने में लिखना था, इस खाने में नहीं लिखा गया। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तोशाखाना 2 का मामला गया, उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये उस पर रिमार्क्स दिए कि ये अगेन वही टेक्निकल मामला है कि यहाँ पे आपने रसीद जमा करानी थी, आपने रसीद क्यों जमा कराई, आपने ये चीज़ तोहफा खुद क्यों नहीं जमा करवाया, और रूल्स बाद में 2023 में रिवर्स हुए और फिर उनका रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हुए। वो टेक्निकल मामला यहाँ भी है ना राणा साहब? नहीं, देखिए, एक तनख्वाह ना लेना वो भी उसके अंदर कोई गवर्नमेंट के साथ डीलिंग नहीं है मियां नवाज शरीफ की, कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और कोई जो है वो डिक्लेरेशन में कोई जो है वो गलत किया। तोशाखाना में बहुत सारे मसाइल हैं। तोशाखाना में आप टेक्निकल है ना मामला, यहाँ पे ये रकम लिखनी थी, इतनी नहीं लिखी गई, और ये रसीद जमा करानी थी, ये तोहफा जमा कराना था। नहीं, यहाँ देखें, यहाँ जो मामला है वो गवर्नमेंट के साथ डीलिंग का मामला है। यहाँ वो प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ मामला था। एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें से एक, अगर किसी ने एम्प्लॉई अपने आप को शो किया हुआ तो उसने अपने बाप से या बेटे से तनख्वाह लेनी थी। यहाँ गवर्नमेंट की डीलिंग है, आपने गवर्नमेंट ने आपको एक तोहफे दिए। आप समझते हैं कि ये टेक्निकल सजा नहीं है? नहीं, आप टेक्निकल आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, कि अगर आपने किसी चीज देखे ना वो टेक्निकल हो गया तो वो उसी को हम सियासी परसिक्यूशन के साथ ताबीर करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। उमैर न्याजी साहब, अब जो मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के, जुडिशल कमीशन 2 मामलात के ऊपर 9 मई और 26 नवंबर पर, उसके अलावा जो असीरान की रिहाई के हवाले से, उसमें यही कहा गया ना, सलमान अकरम राजा ने जब कमेटी में कहा था कि आप सिर्फ ये मत करें हुकूमत की उनकी जमानत की मुखालफत करे, उसके अलावा हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको बरी कर दें या इस्तगासा वापस ले लें।
तो एक डेडलाइन उस पर दी गई है, आज भी उसको रीइटरेट किया गया उस डेडलाइन को कि 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, उसमें तौसी सिर्फ इमरान खान साहब का इख्तियार है। तो अगर वो नहीं होता तब तक और उसमें कोई संजीदगी नजर नहीं आती, तो आपको एक तो अपनी पर्सनल ओपिनियन दीजिएगा कि मुज़ाकरात क्या ये बेल आपको मुंडेर चलती नजर आ रही है एक, और दूसरा ये वो नहीं होता तो उसके बाद का क्या प्लान है? उससे कुछ ऐसा लगता है जैसे दोबारा सड़कों की तरफ आने का प्लान है तहरीक इंसाफ का? अच्छा जनाब, इसको अगर आप देखें ना, मुज़ाकरात में अगर 2 पॉइंट तक अगर महदूद हैं तो कमीशन बनाना इख्तियार ही हुकूमत का है। हुकूमत के लिए एक ऑर्डर निकालना कितना को मुश्किल है अगर नीयत हो। देखिए कमीशन पहले भी बनते रहे और चीज़ें इंक्वायर होती रहीं। देखिए मॉडल टाउन का एक सानिया हुआ तो क्या उस पर कमीशन नहीं बना था? जस्टिस अली बाक़ी नजवी की डिटेल रिपोर्ट आज भी मौजूद है। देखिए जब भी मुल्क की हिस्ट्री में बड़े वाक़यात होते हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनते हैं, और बेसिकली ये ज़रूरी है कि तमाम तरह का एविडेंस जो है वो आ जाए, तमाम तरह के डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज़ भी जो है ना उधर मौजूद हो, ताकि कल को हिस्ट्री है, देखें एक मुल्क की एक लंबी हिस्ट्री होती है, तो इंसिडेंट्स को दोबारा से रिविजिट किया जा सकता है, चीज़ों को देखा जा सकता है किसका क्या रोल था, क्या स्टेज था। खाली ये क्रिमिनल एक प्रोसिक्यूशन उस हद तक, देखें उसका तो लिमिटेड स्कोप होता है, उसने तो एक बंदे की हद तक देख लिया कि इसने तोड़ फोड़ की तो उसको सजा मिल गई। मगर बेसिक क्या है कि ओवरऑल क्या ये एक स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत ये चीज़ हुई, क्या ये इसका लिंकेज किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना था, क्या ये वाकई का मकसद स्टेट को डिस्टेबलाइज करना था? ये सारी चीजों को किधर से पता चलेगा? पता तभी चलेगा जब एक जुडिशल कमीशन बनेगा। इंतहाई काबिल एहतराम उमैर नियाजी साहब, हम कह रहे हैं खान से मुलाकात करा दो, तन्हाई में जुडिशल कमीशन बना दो। वो कहते हैं राना अफजल साहब के अदालतों में ये पेश नहीं होना। और यार कल बरोज पीर बड़ा फैसला, हम क्या मुज़ाकरात खेल रहे हैं? अगर सजा हो गई तो पीटीआई और आप कहाँ खड़े हैं ये बताएं। अच्छा देखें, सजाएं तो पहले भी हुई थी। क्या उन 3 सजाओं ने हमें इलेक्शंस में जाने से रोक लिया था? तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया और 8 फरवरी का रिजल्ट आपने देखा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट था। अगलों ने तो इसीलिए 3 सजाएं बैक टू बैक दी थी ना कि तहरीक इंसाफ का नामो निशान भी नहीं रहेगा, मगर अवाम ने उस पर और तरह से रिएक्ट किया। देखें आज भी अगर अलकादे ट्रस्ट केस का ये फैसला सुना देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? कोई तहरीक इंसाफ बिखर जाएगी क्या? इमरान खान साहब उससे परेशान हो जाएंगे? इमरान खान साहब की जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, वो केसेस अपने ख़त्म करना चाहते हैं। वो अदालती निज़ाम पे उनका जिस तरह का है अप्रोच, उनकी यही है कि जितने केसेस हैं ट्रायल हों, जल्दी कंक्लूड हो, मैं फेस करूँ, मैं बाहर आऊँ। वो बंदिश के साथ बाहर नहीं आना चाहते। अगर बंदिश के साथ बाहर आना होता तो पहले भी बहुत मौके थे। तो इमरान खान का है कि वो सिस्टम कि एक जो वेव इमरान खान के खिलाफ चली हुई है, उसके बावजूद भी इस सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से लड़ते हुए वो बाहर निकलना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ का भी इसी चीज़ पे यकीन है। कोई नहीं, अलकादे का कल सुनाए फैसला, कोई नहीं, हमारी इंशाल्लाह ताला आगे अगर सजा होगी तो अपील कर लेंगे, अगर क्विटल होगी तो आगे तोशाखाना 2 इन्होंने तैयार कर रखा हुआ है। राना साहब कल वो कहते हैं नियाजी साहब सजा हो गई तो अपील कर लेंगे, तोशाखाना 2 तैयार रखा हुआ है आपने, और इस तरह मुज़ाकरात असी नहीं मानते, हम तो इसी तरह खेलेंगे। अब हुकूमत फिर आप कैसे चलाएंगे भाई? इज इट पॉसिबल हुकूमत चल जाएगी? देखिए हुकूमत अभी 9 महीने तो चल चुकी है और इन 9 महीनों में हुकूमत की रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं। महंगाई की शरह को सिंगल डिजिट में लाने की, सूद की शरह को 40% घटाने की, आपके रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स मुल्क के $16 अरब पे ले जाने की, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की, रिमिटेंसेस को बढ़ाने की, ओवरऑल एक फील गुड फैक्टर मार्केट में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत तो चलेगी और इस मुल्क के अंदर बेहतरी भी आएगी। देखिए अल कादिर के ऊपर तो मेरिट पे फैसला आना चाहिए और हकायक ये हैं कि 458 कनाल्स जो हैं वो इनको मिले और उसके अलावा कोई 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी उसके ऊपर हुई और एक सिंगल डोनेटर जो बहरिया टाउन था और मलिक रियाज की तरफ से ये सारा कुछ फेवर्स दिए गए इस बेसिस पे कि उनके 190 मिलियन पाउंड जो हैं उनको जो है वो एक फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट कराया गया। तो लेट द डिसीजन मेरिट पे आनी चाहिए है और ये चीज़ें सेपरेट हैं और दीगर मामला जो ये मुज़ाकरात हैं वो सेपरेट हैं।
अच्छा, वैसे राना साहब, मैं उमैर न्याजी साहब की तरफ भी आता हूँ। वो कमीशन वाली जो बात है, हमीदुर रहमान कमीशन भी एक बना था, उसकी भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई, किसी को पता नहीं। मॉडल टाउन वाक़े के ऊपर ये जो बाकर नजफी साहब की सरबराही में कमीशन बना था, उसकी भी जिस तरह अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट फिर फाइनली आई। आपकी बात दुरुस्त है कि वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता और अदालतें बाउंड नहीं होती उसके मुताबिक फैसला देने की। सो मच हो कि अभी भी मॉडल टाउन का जो केस चल रहा है, ये अभी 2 महीने पहले की आपको बात बताऊं कि उसमें जो तफ्तीशी अफसर थे वो फौत हो गए और उनकी जगह पे एक नए तफ्तीशी अफसर अपॉइंट हुए और फिर अदालत ने कहा कि अब जो नए अपॉइंट हुए ये अब दोबारा से केस को पढ़ेंगे और फिर तब तक के लिए अजर्न कर दिया उन्होंने केस। तो ये हालत है हमारी अदालतों की। यहाँ पे 2014 की बात है जब मॉडल टाउन का सानेहा हुआ था। तो यहाँ पे आप कम अज़ कम कमीशन बना के हुकूमत मामले को आगे की तरफ तो बढ़ाए। और फिर दूसरा ये कि अगर सिर्फ इतना ही कि जमानतों में रुकावट ना बने तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सर, जैसे आप अभी गिनवा रहे थे कि मौशी आशारिये बेहतर की हैं आपकी गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ये तो आपकी गवर्नमेंट, आप वजीर आजम साहब खुद मान रहे हैं कि जो फुल फ्लेज्ड उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है आपकी जो इकोनॉमी बेहतर होने का, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता। और वो जब तक ये मामला हल नहीं होगा वो कैसे होगा? देखिए, हम तभी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं और तभी तो जो हमने इनसे वादा किया वो पूरा किया कि इनकी पूरी कमेटी की मुलाकात होगी। तो हुकूमत की तरफ से तो एक ऑनेस्ट एफर्ट है कि मामला ठंडे हों, पोलराइजेशन, नफरत की सियासत ख़त्म हो। और हम तो जब अपोजिशन में थे हम तब भी मिसा के मीशत की बात करते थे। जब से हुकूमत में है हम बात करते थे। ये यू टर्न तो पीटीआई ने लिया है और इसको खुशाइन हम समझते हैं कि चीज़ें बातचीत आगे बढ़े और मामला हल हों। काबिल एहतराम राना साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर मैं गौर करूं तो अद्वियात की कीमतों में आपने 300% तक इजाफा फरमा दिया है। अगर मैं इस पर भी गौर करूं कि मेडिकल डिवाइसेस हैं उस पर 70% तक आपने टैक्स लगा दिया है। यहाँ ये 2 बातें करने के बाद मैं आपसे ये भी ज़रूर मानता हूँ कि हुकूमत का जो दावा महंगाई की शरह में कमी है वहाँ तक मैं एग्री हूँ। पूछना ये चाहता हूँ कि मईशत के इशारे भी बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत काम भी कर रही है, पंजाब की हुकूमत भी काम कर रही है, लेकिन आम आदमी को जो रिलीफ है उसकी रफ्तार बहुत कम है। ये क्या रुकावट बीच में क्या आ रही है? देखिए, मेडिसिन की आपने बात की, सिर्फ उन मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई जाती हैं जो इन कीमतों में अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि वो आपने हुकूमत इसको कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है और इतनी कम वो होती है कि उसमें वो दस्तयाब ही नहीं होती। तो फिर उसको इस नज़रिए से देखा जाता है कि इतनी कीमत बढ़ा दें कि कम से कम इतनी बढ़ा दें कि वो मिलना शुरू हो जाए। तो इसमें एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि जो मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं और वो फीजिबल ही नहीं होती उस कीमत में। एक तो ये। दूसरा, देखें, रिलीफ आवाम को बहुत सारी सूरत में पहुंच चुका है, लेकिन लोगों की अभी आमदन बढ़ानी है। आमदन बढ़ेगी ग्रोथ से। इंशाल्लाह हम ग्रोथ की तरफ गामजन है और आगे आने वाले 6 से 12 महीने में ये जो आपका सवाल है इसका जवाब आवाम देगी कि उनके बजट में बेहतरी। खैर, उस पर हम फिर इकोनॉमी पे एक प्रॉपर प्रोग्राम उस पर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन उमैर न्याजी साहब आपसे ये है कि फैसल वाडा साहब हैं तो चले, सेनेटर तो हैं और बनाया इन्हीं पार्टीज़ ने मिल के है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले फरमा के गए हैं। एक उनका कहना था कि जो बैरूनी प्रेशर से आसरा लगा के बैठी हुई तहरीक इंसाफ, इसमें से हवा निकल जाएगी कुछ दिनों के अंदर। 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ बर्दारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिस्टर्बिंग चीज़ उसके अंदर ये है, एक तो हो गया इल्ज़ाम, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जान को आपकी पार्टी के रहनुमाओं से ही खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ वो जब साथ ये कहते हैं कि जो उनके साथी हैं वो उनकी जान के दर पे हैं, उनकी जान को खतरा है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? ये जो अभी ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा के गए वाडा साहब। बात है कि चीज़ों को उस तरह से देखें, सियासत को सियासत रहने दें। जो अमेरिका की आप बात कर रहे हैं वो भी एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की तरफ ना तहरीक इंसाफ ने पहले देखा है ना अब देख रही है। देखिए, तहरीक इंसाफ स्ट्रगल करके आई, स्ट्रगल करके 8 फरवरी के मकाम पे पहुंची थी ना। 8 फरवरी में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आई, चले हमसे वो चीज़ छिन गई, मगर आज भी उस स्ट्रगल मोड में है और स्ट्रगल को पीटीआई अबैंडन नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ आज भी उसी तरह मजबूत, उसी तरह से पॉपुलर खड़ी है। देखें, अगर इतनी परेशानी हुकूमत को ना होती तो हुकूमत हमारे साथ बैठती मुज़ाकरात की टेबल पे। देखें, ये इशारिये जो है ना लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, हमने अपना फैसला खुद करना है। देखिए, हुकूमत को प्रेशर होता है। देखिए, चाहे जो भी हमारे नून लीग से इख्तलाफ हो, एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ना,
पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्टोरेट को जवाबदेह होती है। जब आपकी हुकूमत परफॉर्म ना करे तो खमियाजा आपके ही कैंडिडेट्स ने भुगतना है ना। अगर आज आप कह लें कि जी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, मगर हल्कों में सूरत हाल कुछ और है। ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपके मुल्क में बैठ गई है। जितनी महंगी बिजली है, 45 रुपए यूनिट पे कोई नहीं चला सकता फैक्ट्री। हालात तो वाकयात इस तरह के हैं कि आपने 44,000 मेगावाट्स के प्लांट लगाए हुए हैं, जबकि 1/3 आपकी बिजली की कंजम्पशन है, जिसकी वजह से आप 17 रुपए तो कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअली वक्त की किल्लत थी। बहुत शुक्रिया उमैर नियाज़ी साहब, बाजवा साहब, ये जो भाई तड़ी करवा रहे हैं अफजल साहब का भी बहुत इस पर इजाजत दें। बात इस वो दो बंदे लड़ रहे थे ना बाजवा साहब, उसने कहा इबके मार, उसने कहा फिर मारूंगा, उसने कहा इबके मार, और 4 थप्पड़ जो बच गए ना बाजवा साहब, वो तड़ियां छड़ियां इस तरह नहीं काम चलना। फार्म 45 की हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है, तुसी पैसे भेजने बंद कर दो, तरसीलात बंद कर दो। नहीं, 47 की है, 45 की नहीं है। ये 45 की है, ये 47 की है। अच्छा, अगर आप कहते हैं 45 या 47 की, कितनी 47 की, फॉर्म 47 की, फॉर्म 47 की हुकूमत है। 45 ही कह लो, 47 ही कह लो, 47 ही मान ली। अगर आपकी बात मान ली, 150-200 सीटें ये कहते हैं हमारी खाई गई हैं, पीटीए का यही क्लेम है ना बॉस जी, वो तो ट्रिब्यूनल उस पर 31 जो है उजरदारियां जो है अदालतों में इन्होंने चैलेंज किए हैं। और फिर चैलेंज करें ना, अदालतों में जाए ना, सुखियां तड़ियां ना कराएं ना। 31 की 31 सीटें भी बाजवा साहब आप इनकी वापस कर दे। हुकूमत फिर नहीं टिकती, हुकूमत तो फिर भी चल रही है। नहीं, क्या नहीं है, 50 से ज्यादा यार। नहीं, फिगर में जरा उसमें मुझे लगता है आपको मुगालता लग रहा है। मुझे मुगालता 31 का फिगर मैं आपको कोट कर रहा हूँ। नहीं, 50 से ज्यादा सिर्फ पंजाब में है, उसके अलावा तो 3 इस्लामाबाद की। खैर, मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि उस पर अभी तक ट्रिब्यूनल्स ने अल्हम्दुलिल्लाह काम ही नहीं शुरू किया। तो दे देना यार, 31 की 31 दे दें आप, फिर भी हुकूमत नहीं गिरती। और मैं सिर्फ आपको ये एक फिक्रा कह रहा हूं बाजवा भाई कि इस तरह वहां से पैसे आने बंद कर दो, वहां से हम 9 मई कर देंगे यार। नहीं, इनको बैठकर प्लानिंग करनी चाहिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, फैसल वाफदा ठीक कहता है, ये खान को अंदर रखाना चाहते हैं। किस वजह से, कैसे? और इनकी और यार ये मोटरसाइकिलों पर फिरने वाले लोग थे, आज ये चेयरमैन बने हुए हैं। ये तो अदालतों में फिरने वाले सारे जितने वकील हैं उन्होंने पीटीए पे आके कब्जा कर लिया है। फवाद चौधरी कहाँ है और दीगर बड़े ओहदेदार कहाँ हैं? शाह महमूद कुरैशी कहाँ है? शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात के लिए कोई बंदा नहीं जाता। सर जेलों में डाला हुआ ना सारों को, पार्टी आपको पता ही है। बंदा को मिलने तो जाए ना, ये तो अपनी चमका खान रवे अंदर, ये बड़े खुश हैं। देखिए, हमारा काम एज जर्नलिस्ट ये है कि हमने उसूल के साथ, प्रिंसिपल के साथ खड़े होने, उनके इंटरनल पार्टी पैटर्स जो भी हैं वो उससे मशवरा करें या उससे करें, ये हमारा काम ही नहीं है। यार हमारा काम है, और अदालतों का काम है, आईना है, हम जो देखेंगे वो बयान करेंगे। हम मुआशरे का आईना है, हम सियासी जमातों का आईना नहीं है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाह रहा था। खैर, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस साथ रहे। पाकिस्तान दुनिया के उन 1 या 2 ममालिक में से जहाँ पे पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बाकी तमाम दुनिया उसको इरेडिकेट कर चुकी है। उसके अलावा साफ़ पीने का पानी पाकिस्तान में एक बड़ी बेसिक सी नेसेसिटी है, और एक नेसेसिटी भी क्या, एक जिम्मेदारी है हुकूमत की कि साफ़ पानी मुहैया करे, वो भी नहीं है। और फिर आज ये पता चला, एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद भरत साहब, जो वज़ीर आज़म के SAPM ऑन हेल्थ, उन्होंने ये बताया कि जी हेपेटाइटिस C के मरीजों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। अब जितनी अंडरस्टैंडिंग हेपेटाइटिस C के हवाले से, उसमें ये है कि गंदा पानी ख़ास तौर पे और सैनिटेशन के मसाइल जो बुनियादी जिम्मेदारी हैं हुकूमत की, और फिर सबसे पहले इसमें आ जाता है लोकल बॉडीज़ की, लोकल गवर्नमेंट्स की, जो कि पाकिस्तान में माशाल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करती। खैर, एक और जो इसमें परेशान कर देने वाला फैक्ट है जो उन्होंने खुद ही बयान किया, वो ये कि अगर इसको अभी कंट्रोल ना किया तो 2035 तक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के जो उससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद 1,10,00,000 से ज़्यादा होगी। जस्ट इमेजिन कि अभी 25 करोड़ के करीब आबादी है, 2035 में कुछ और बढ़ जाएगी, लेकिन 1.25 करोड़ के करीब एक मुल्क के अंदर लोग ऐसे हों जो हेपेटाइटिस C से मुतासर हों। स्पीक्स अ लॉट अबाउट द कंडीशंस दैट पीपल आर लिविंग हियर, जो जिस तरह की जो बेसिक उनको उनकी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जिसमें साफ़ पानी की सिर्फ बात हो रही है, तो फिर यही मामला आगे बढ़ेगा। खैर, एनीवेज इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। एक तो ये बताएं कि ये पाकिस्तान इसमें नंबर 1 क्यों है? मुझे तो इतनी समझ आई है कि कुछ सैनिटेशन के मसाइल या गंदा पानी,
इसके अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी से अफेक्ट होता है कोई बंदा? थोड़ी सी इसमें मैं वजाहत करना चाहूँगा। पहले तो ये कि सैनिटेशन बाहर कैफ बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, 100 बीमारियों की जड़ है। और आंत की, मैदे की, यानी जो डायरिया वगैरह इस तरह की इलनेसेस बहुत सी जो है, इनका ताल्लुक सैनिटेशन से है। पोलियो का ताल्लुक अनक्लीन वाटर से है। ये तो अपनी जगह बिल्कुल अहम है। लेकिन बात यह है कि हेपेटाइटिस सी का जहाँ ताल्लुक है, सी की जिक्र कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए का सैनिटेशन से या पानी से, वाटर सप्लाई से बिल्कुल ताल्लुक है। हेपेटाइटिस सी का जो सबसे बड़ा ताल्लुक है वो पानी से नहीं है या वाटर सप्लाई से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारा अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस से है, उसका ताल्लुक हमारा अनसेफ ट्रांसफ्यूजन्स के ज़रिए है। जो नीडल्स हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो रीयूज़ तो नहीं हो रही, क्या जो हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए सफाई का जो सारा बंदोबस्त है वो क्या अप टू मार्क, किसी मेयार या स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं। तो यहाँ हम इसमें मार खा रहे हैं। और ये इसकी वजह क्यों है, ये 1960s से ये मामला चला आ रहा है, मुख्तलिफ इसकी वजूहात लोग बताते हैं। लेकिन जहाँ से भी शुरू हुआ, ये जो अफजाइश पा रहा है, जिसमें इंक्रीज आ रहा है, या जो लगातार ये चल रहा है, या इसमें एक नंबर कायम है, उसमें जो हमारा हेल्थ केयर एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और इसको कंट्रोल किए बगैर और हेपेटाइटिस के केसेस को ट्रीट किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इसी किस्म के खौफनाक हालात या मुश्किल हालात कहना चाहिए इजिप्ट में थे, मिस्र में। लेकिन उन्होंने अपनी तमाम पॉपुलेशन को टेस्ट किया। तमाम पॉपुलेशन में जो पॉजिटिव केसेस आए उनको सरकारी ज़राए से ट्रीट किया, और आप यकीन करें कि वो इसी तरह की 3-3.5% की जो प्रेवलेंस है, इससे ज़्यादा प्रेवलेंस के उनके यहाँ थी, पे वो 1% से नीचे ले आए। इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी पब्लिक हेल्थ में गुज़िश्ता एक दिहाई में शायद कहीं और ना हुई है। ये कितने अरसे में, जो आप इजिप्ट की जो मिसाल दे रहे हैं, इजिप्ट की मिसाल एंड टू एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अंडर 10 इयर्स है, बल्कि इसका जो एक्टिव पोर्शन है सारी बात का वो 5-7 साल। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे आपने अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस की बात की, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, और उसके अलावा मतलब ये भी सुन रखे हैं इस तरह के केसेस भी कि शेव करवाने से भी हो गया और फिर और भी ट्रांसफ़र हो जाता है हेपेटाइटिस सी जो है। एसओपीज तो अस्पतालों के अंदर मौजूद है, मतलब फिर डिस्पोजेबल सिरिंज जो है, उसके अलावा बाकी डॉक्टर्स को भी ये पता है, बाकी मेडिकल स्टाफ को भी सब कुछ पता होगा। उसके बावजूद अगर ये बढ़ रहा है तो बुनियादी तौर पे फिर मेरा मुशाहिदा गलत है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और आप ये बता रहे हैं कि अभी भी अप टू द मार्क जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, ख़ास तौर पे उन बीमारियों को लेके जिसमें से एड्स एक है। मिसाल के तौर पे कि आप किसी अफेक्टेड शख्स का या इन्फेक्टेड शख्स की किसी इक्विपमेंट के साथ या किसी आले के साथ उसका अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है, वही आप दूसरे पे इस्तेमाल कर दें, तो ये प्रैक्टिसेस, इसका मतलब है कि प्रेवलेंट है पाकिस्तान के अंदर अभी तक, और ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में। बात यह है कि शेव और ये दूसरी चीज़ों का जिक्र हम करते हैं, शायद वो एक थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ रिस्क यकीनन मौजूद है माशरे के अंदर। लेकिन देखिए, जो सबसे इस माशरे का पढ़ा लिखा तरीन तबका है वो हेल्थ केयर है। कम से कम हमारे यहाँ उस SOP को सिर्फ अलमारी की जीनत या शेल्फ की जीनत नहीं होना चाहिए, हमें उसको फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा इस पे बात आपसे करता हूँ। बिल्कुल HIV का आपने जिक्र किया, वहाँ भी मामला कुछ इसी तरह चल रहा है कि लगातार केसेस देखने में आ रहे हैं, और केसेस में हमें एक इजाफा भी होते नज़र आ रहा है। और उसकी वजह शायद बेहतर डिटेक्शन हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली केसेस मौजूद हैं। और नीडल्स को ले लें, सुइयों का इस्तेमाल ले लें। देखिए, अव्वल तो यह है कि हमारे यहाँ इंजेक्शन लगवाने का रवाज ज़्यादा है। बहुत से ममालिक में साल में अगर औसतन एक शख्स जो है 3-3.5 इंजेक्शन लगाता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ ये औसत 6% से ऊपर, 6 से ज़्यादा है। यानी हर शख्स, हर पाकिस्तानी ऑन दी एवरेज 6-6.5 इंजेक्शन साल के एवरेज में लगाता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अव्वल तो हमारे यहाँ ये इंजेक्शनों का इस्तेमाल नॉर्मल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। इस सूरत में हमें याद रखने की ज़रूरत है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जिसके लिए किसी किस्म के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, दवाएं या बल्कि और तरीके ऐसे मौजूद हैं जिनसे इनका इलाज हो सकता है। तो इंजेक्शंस का बेजा इस्तेमाल अव्वल तो कंज्यूमर के एंड से, यानी जो हमारा पेशेंट है, उसको भी जहन में रखना चाहिए कि मुझे बेवजह इसकी ख्वाहिश या इसका प्रेशर नहीं डालना, और हेल्थ केयर वर्कर को भी याद रखना है कि उसने इसको, अच्छा, अगर जब इस्तेमाल हो ही रही है, जहाँ इंजेक्शन की ज़रूरत है ही, तो उस सूरत में जहाँ डिस्पोजेबल नीडल का इस्तेमाल ज़रूरी है वहाँ डिस्पोजेबल करें, और उसके बाद उस सुई को या उस सिरिंज को फेंक दें, उसको तल्फ कर दें।
और उसके डब्बे बने हुए हैं। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर फैसल साहब, आप जो फरमा रहे हैं, और उससे कबल बाजवा साहब ने जो हेपेटाइटिस की बात की है, उसमें पाकिस्तान में 96% शहरी और 89% दही बादी को तो साफ पीने का पानी मैसर ही नहीं है। लेकिन मैं वो सवाल करने की बजाय आपसे जो आपने फरमाया अभी हेपेटाइटिस सी की बात आपने की है, तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी को अगर गौर से देखा जाए तो ये तो डॉक्टर साहब हमें तब पता चलता है, टेस्ट जब होता है उसका जिगर जो है वो ख़तरनाक हद तक तब तक ख़राब हो चुका होता है। तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के जो टेस्ट है वो इंतहाई महंगे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, इस चीज़ को अगर कंट्रोल करना है हमने, तो सबसे पहले तो टेस्ट या तो फ्री हो या सस्ते हो, अदरवाइज तो ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल में। लेकिन आप बड़े आदमी, आप समझाए कि इसका तरीकाकार क्या है। फिर मोहतरम, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं बड़ा आदमी कौन होता है, बड़ी तो बात होती है। आपने जो बात की है वो बड़ी है, वो बड़ी ज़रूरी बात है। मैंने इजिप्ट की मिसाल क्यों दी? मिस्र में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेशनल प्रोग्राम मुरतब किया, और जो हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है, और पीछे कुछ उसकी एक लॉन्च भी हुई है, और उसमें सारी जो उसकी साइंस है, यकीन कीजिए वो लिखी लिखाई है, उसमें कोई बहस नहीं है। आपने जो आपके जो गुंजान जो सबसे डेंस तरीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिजीज़ के हवाले से, या आप सारी पॉपुलेशन जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको स्क्रीन करें। बच्चों को स्क्रीन करने की ज़रूरत नहीं, वो स्टेज तक अभी नहीं पहुंचे होते। एक ख़ास उम्र से लेकर एक ख़ास उम्र तक आपने स्क्रीनिंग करनी है, और स्क्रीनिंग से क्या मुराद है, आपने टेस्टिंग करनी है, और वो टेस्ट सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। वरना बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंडिविजुअल को, अगर आप एक शख्स को कहेंगे कि वो इसको अफोर्ड करे, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग कर लेंगे, आबादी का 20% हिस्सा कर लेगी, 25% हिस्सा कर लेगी, लेकिन बेशतर आबादी 75% के करीब लोग जो हैं वो फिर ये नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के तहत रन किया जा सकता है, और हमारे सामने इसकी मिसाल मौजूद है ना, हम क्यों दूर जाएं। इजिप्ट हमारे जैसा ही मुल्क है, उन्होंने ये कर दिखाया। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो कह रही है हेपेटाइटिस सी से, जब मैंने उनसे भी ये बात की जो मैंने आपसे की है, तो वो तो आराम से कह रही है कि 3 सालों में 34 अरब रुपए हमने मुख्तस कर दिए हैं। ये नज़र आ रहे हैं ग्रास रूट लेवल तक चीज़ें आ नहीं रही, ऊपर से 34 अरब का फिगर आ गया है। आप फरमा रहे हैं कि हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी जो है सी, वो जब आ जाएगी तब पता चलेगा, और उससे पहले टेस्ट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। वो करान दे, साढ़े को पैसे नहीं, तो हम जाएँ कहाँ डॉक्टर साहब? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना जी, आपने जिक्र किया, और वो जो फिगर आप बता रहे हैं होपफुली वो दुरुस्त है। अगर इतना पैसा एलोकेट मुख्तस कर दिया गया है, और इसको प्रॉपर तरीके से इस प्रोग्राम को चलाया जाए, जो कि मेरा ख्याल है चलाया जा सकता है, दीगर ममालिक ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल इस बीमारी पे काबू हो सकता है। और वो वाला जो आप सूरत हाल बता रहे हैं ना, जिसमें कि बीमारी अपने तमाम असरात दिखा चुकी हो, अपना सारा नुकसान कर चुकी हो, तब जाके डायग्नोज हो, उसका तो वाकई तब तक बात देर हो चुकी होती है। इसको उस वक्त इलाज करने की ज़रूरत है जब ये अभी इब्तदाई स्टेज में। और एक और बात याद रखिए, इसका इलाज एक स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, महंगा था, तकलीफ दे था, रिजल्ट से शरीर है। आज हेपेटाइटिस सी का रिजल्ट अच्छा, इलाज ओरल यानी दवाई से, टीके की भी ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान में अवेलेबल। अब ये सारी चीजें मौजूद हैं, इस सूरत में बस इसको सिर्फ करने की देर है। ये इंशाल्लाह सक्सेसफुल प्रोग्राम बन सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कि हुकूमत ये बड़ी सादा सी चीज़ें, इन पर अमल दरामद भी होगा, सिर्फ ये वो लिप सर्विस तक नहीं रहेगा, और अल्लाह ना करे कि केसेस वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक की प्रोजेक्शन है। एनीवेज, आपने प्रोग्राम देखा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं। बाजवा साहब, आज दिन आखिरी है, हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन कल है मंडे, जागते रहना, 3:30 रहना। कल है मंडे, और मंडे को आ रहा है फैसला किसका? खान साहब का अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आ रहा है। मैं क्या पता नहीं, आप कह रहे हैं आज हमारा आखिरी दिन है, मैं डर गया था उससे, जाने दे, कोई नहीं, लोगों को भी आपने डरा दिया। एक्सपेक्टेड, कल पता चल जाएगा जी। थैंक यू।